हेलो गाइस। आज बहुत दिनों बाद एक टेक्निकल सेशन लेने की इच्छा है। और जब मैं सोचता हूँ कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपने सीखनी चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जो एक बार आप सीखिए और मल्टीपल जगहों पे आप उसे इस्तेमाल कर पाओ और कम से कम अगले 5 से 10 सालों तक वो टेक्नोलॉजी चेंज ना हो, तभी उसे सीखिए। वरना क्या है, हर साल अगर आपको कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है तो बात ही कुछ और है। लेकिन मैं सोचता हूँ कम से कम 5-10 साल तो वो टेक्नोलॉजी स्टेबल हो तभी आप सीखिए। तो ऐसा जब मैं सोचता हूँ तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक टेक्नोलॉजी आती है जो कि अभी फ्यूचर में अगले 5 से 10 साल उसका फ्यूचर डेफिनेटली सेफ है, और वो टेक्नोलॉजी है आयोनिक। देखिए, इसमें थोड़ा सा हैक ऐसा है कि आयोनिक आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो आप सिर्फ अपनी वेबसाइट बनाइए और आयोनिक फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके उसी वेबसाइट को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू एन एपीके जो कि एंड्रॉयड डिवाइसेस पे चलेगा, या फिर इनटू एन आईपीए जो कि आईओएस डिवाइसेस पे चलेगा, या इनटू एन ईएक्सी जो कि आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पे चलेगा। तो आपको एक वेबसाइट ही बनानी है, लेकिन उसे एक्सपोर्ट करते समय आप उसे एंड्रॉयड में या फिर आईओएस में या फिर विंडोज़ के ऊपर एक्सपोर्ट कर सकते हो उनके अलग अलग फॉर्मेट में। और आपको कोई 4 अलग अलग टीम्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही टीम वेब डेवलपमेंट के लिए आप मेंटेन कीजिए और वही टीम ये सारे एप्लीकेशंस आपको बनाकर दे देगी। ये इम्पोर्टेंट क्यों है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आयोनिक अगले कुछ सालों में बहुत और भी ज़्यादा हिट होगा, और कम से कम उसकी लाइफ तो है। ऐसा मुझे इसलिए लगता है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई स्टार्टअप बनता है या कोई भी नई कंपनी आती है मार्केट में तो उसे पहले एक रीच बनानी पड़ती है कस्टमर्स से। अब रीच बनाने के लिए पहले पुराने ज़माने में होती थी वेबसाइट, तो लोग वेबसाइट पे जाते थे, जैसे samsung.com के सैमसंग पे गए, सैमसंग के फ़ोन्स दिखेंगे हमें। अभी ऐसा नहीं होता। अभी अगर कोई भी आपकी कंपनी है, लेट्स से सैमसंग, तो सैमसंग का एक वेबसाइट होगी, सैमसंग का एक मोबाइल ऐप भी होगा, एंड्रॉयड पे अलग होगा, आईओएस पे अलग होगा, और इवन कुछ लोग डेस्कटॉप ऐप्स भी बनाते हैं। जैसे अगर गूगल ड्राइव है तो गूगल ड्राइव की वेबसाइट भी है और उसका एक डेस्कटॉप ऐप भी है। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि आपको ये सारे टीम्स अलग अलग रखने पड़ते थे, इनका टेस्टिंग अलग होता था, इनके एनवायरनमेंट्स अलग होते थे, ये कम्प्लीटली अलग अलग होते थे। तो 4 जगह पे आप इशू हो सकते थे, यानी इशू कहीं पे भी आ सकता है। हो सकता है कि डेस्कटॉप ऐप आपका सही चल रहा है लेकिन आपका मोबाइल ऐप खराब चल रहा होगा, है ना। कोई गारंटी नहीं थी कि एक बार टेस्ट कर लिया तो चारों जगह पे कोई डिफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, डिफेक्ट्स तो किसी भी जगह पे हो सकते थे, बिल्कुल अलग अलग टीम्स थी, सेग्रीगेटेड थी। लेकिन आयोनिक आने के बाद में ये हुआ दोस्तों कि लोग केवल एक टीम रखने लगे, विच वॉज वेब डेवलपमेंट टीम। और इसी वेब डेवलपमेंट टीम का जो प्रोडक्ट होगा, यानी जो वेबसाइट होगी, इसी को एक्सपोर्ट करते थे एज एन एंड्रॉयड ऐप और एज एन आईओएस ऐप और एज ए डेस्कटॉप ऐप। तो इसके वजह से हुआ ये कि आपके एक तो नंबर ऑफ टीम्स कम हो गए, इट इज़ अ सिंगल टीम। दूसरा, आपको ज़्यादा डीबग करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा आपको टेस्टिंग वगैरह ज़्यादा एफर्ट नहीं जाएगा उसमें। और इवन मेंटेनेंस में जब जाएगा आपका प्रोडक्ट तब भी बहुत ही ईजिली मेंटेनेबल होगा, क्योंकि सोर्स कोड एक ही रहेगा। ठीक है, तो अगर एक जगह पे आपने फिक्स कर दिया कोई प्रोडक्शन डिफेक्ट तो वो हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात जो आयोनिक ने दिया है वो ये है कि आयोनिक इवन यूआई गाइडलाइंस भी टेक केयर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एंड्रॉयड में देखोगे तो बटन्स अलग होते हैं, यानी बटन्स थोड़े से रेक्टेंगुलर होते हैं लेकिन राउंडेड एजेस वाले होते हैं। वही अगर आप विंडोज़ में देखेंगे तो रेक्टेंगुलर बटन्स होते हैं लेकिन बिल्कुल स्क्वायर एजेस वाले होते हैं, राउंडेड नहीं होते एजेस। और अगर आईओएस में देखेंगे तो बटन्स राउंडेड होते हैं, बिल्कुल राउंडेड होते हैं वो लोग। तो ये जो यूआई गाइडलाइंस है, ये आप वेबसाइट जब बनाओगे तब तो आप एक ही बटन यूज़ करोगे, उसका एक ही स्टाइल होगा, फिर अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट होते हुए वो अलग अलग कैसे बनेंगे। तो ये आयोनिक टेक केयर करता है। आयोनिक के कंपोनेंट्स अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो एक्सपोर्ट होते समय पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के यूआई गाइडलाइंस के हिसाब से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये एक यूआई एडवांटेज आयोनिक आपको देता है। अब आयोनिक कैसे काम करता है दोस्तों? आयोनिक इंडिविजुअली खुद से नहीं काम करता कोई भी। आयोनिक बेसिकली इज अ रैपर ओवर कोर्डोवा। कोर्डोवा क्या है, आइए थोड़ा वेबसाइट पे ही देख लेते हैं। और मैं भी आपको हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप वेबसाइट से पढ़िए, वो सबसे अच्छा है। किसी ट्यूटर का देखने से बेटर है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए। देखिए, आयोनिक इज अ कंप्लीट ओपन सोर्स एसडीके यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फॉर हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। हाइब्रिड मोबाइल ऐप क्या होता है, तो आइए थोड़ा सा मैं अपाचे कोर्डोवा के पेज के ऊपर समझा देता हूँ हाइब्रिड क्या होता है। देखिए,
कोर्डोवा क्या करता है, इट enables wrapping up of CSS, HTML and JavaScript code into डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म ऑफ द डिवाइस। यानी आपका जो वेबसाइट होगा दोस्तों, ये हमेशा वेबसाइट जब भी फीड होगा ब्राउजर को, तो ब्राउजर को सिर्फ 3 चीज़ें समझ में आती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। फिर आप चाहे ये वेबसाइट एंगुलर में बनाइए, रिएक्ट में बनाइए या Vue.js में बनाइए या प्लेन जावास्क्रिप्ट में बनाइए, एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट वेबसाइट शुड बी इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तभी ब्राउजर समझ पाएगा। ब्राउजर को एंगुलर नहीं आता, ब्राउजर को रिएक्ट नहीं आता, ठीक है। तो आपका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा इन तीनों में ही होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब अपेचे कोर्डोवा क्या करता है दोस्तों कि ये जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वाली आपकी वेबसाइट है, इसे इस तरीके से रैप कर देगा कि एंड्रॉयड डिवाइस या फिर iOS डिवाइस या फिर आपका डेस्कटॉप, विंडोज डेस्कटॉप उसे समझ पाए। समझे? तो अब एंड्रॉयड को क्या समझ में आता है, एंड्रॉयड का एक इंस्टॉलेबल अगर देखेंगे तो वो होता है APK। आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करते हो ना, तो वो एक APK फाइल डाउनलोड करता है और वही इंस्टॉल होती है। तो इसका इंस्टॉलेबल होता है APK। जैसे विंडोज पे EXE होता है और वैसे ही iOS में IPA होता है, ठीक है। तो इनके लॉन्ग फॉर्म्स भी यहाँ पे दिए हैं। APK मीन्स एंड्रॉयड पैकेज, IPA मीन्स iOS ऐप स्टोर पैकेज। तो एक्चुअली ये पता नहीं ऐसा उन्होंने IPA क्यों कहते हैं, लेकिन इसे IPA ही कहा जाता है, आई डोंट नो व्हाई। तो और होती है EXE। तो क्या करता है अपेचे कोर्डोवा कि आपकी जो वेबसाइट होगी उसे सिर्फ रैप करेगा टू फॉर्म अ जिप फाइल, और इस जिप फाइल का ही एक्सटेंशन दिया जाता है EXE या फिर APK या IPA। ये सिर्फ एक्सटेंशंस होते हैं, लेकिन ये एक्सटेंशन किसे समझ में आते हैं, ये समझ में आते हैं उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो एंड्रॉयड के ऊपर कोई ऐप अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसे वो ऐप कैसे देना चाहिए, सीधे सीधे नहीं दे सकते आप अपना सोर्स कोड, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको उसे एक वेबसाइट बनानी होगी और इस वेबसाइट को ठीक तरीके से पैकेज करना पड़ेगा एज एन APK या फिर एज एन IPA और एज एन EXE, ठीक है। तो ये पैकेजिंग करना है जो है, यानी उसे जिप बनाना, जिप को रीनेम करना, और जिप भी सादी सूदी जिप नहीं होती है, उसे प्रॉपर फॉर्मेट में उसका मेटा डेटा कहाँ होगा, उस फाइल का नाम क्या होगा, उसमें हर एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। जैसे मेटा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे उसे पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कहाँ पे है आपके जिप फोल्डर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो पैकेज बनाना पड़ता है। तो ये सब काम करता है अपेचे कोर्डोवा। तो अपेचे कोर्डोवा आया था 2011 में ही। तो 2011 से ही हुआ ये कि अपेचे कोर्डोवा काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। इससे पहले इसका नाम था फोनगैब, दोनों ही अपेचे कंपनी गवर्न करती थी। फिर हुआ ये कि अपेचे ने इसे ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स क्यों करता है दोस्तों कि कोई भी सॉफ्टवेयर की अगर रीच बढ़ानी हो, यानी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है वो सॉफ्टवेयर, तो आप उसकी रीच बढ़ाते हो। तो इसके लिए आप उसे ओपन सोर्स कर देते हो। और ओपन सोर्स करने का सबसे बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि ओपन सोर्स यानी उसका सोर्स कोड आप लोगों के साथ शेयर करते हो। तो इफेक्टिवली आप ये भी कहते हो कि भैया इसके ऊपर आप कोई रैपर भी बना सकते हो या इसकी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करके आपका खुद का कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, एज लॉन्ग एज आप ये एक्नॉलेज करो कि ये हमने इस ओपन सोर्स कोड से बनाया है। और इसका हमेशा कुछ लोग ये भी कंडीशन डाल देते हैं कि यू विल ऑलवेज यूज इट एज अ नॉन प्रॉफिट ओपन सोर्स एप्लीकेशन वगैरह। तो जो भी है, तो अपेचे ने ये परमिट कर दिया कि आप इसके ऊपर रैपर्स बना सकते हो। तो कई सारे लोगों ने इसके ऊपर रैपर्स भी बनाए, जैसे एपेरी IO या फिर इंटेल XDK। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर रैपर्स आई। लेकिन कुछ लोगों ने उसके ऊपर टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स बनाना शुरू कर दिया। यानी क्या कि जैसे एक आयोनिक भी इसके ऊपर बना हुआ, इसके बेसिस पे बना हुआ एक फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है दोस्तों? फ्रेमवर्क वो होता है जो आपके बंडल्स बनाए, आपका जो एंड प्रोडक्ट बंडल होगा, ये सारी चीज़ें अगर वो करता होगा तो उसे आप फ्रेमवर्क कहते हो, ठीक है। तो आयोनिक कैसा है? आयोनिक ये कहता है कि भाई आप अपनी वेबसाइट बनाइए किसी भी लैंग्वेज में, लेट से एंगुलर में बनाइए या फिर लेट से आप रिएक्ट में बनाइए या फिर Vue.js में बनाइए। इस वेबसाइट का जो एंड प्रोडक्ट जो बनेगी ये वेबसाइट फाइनली, इसको मैं कोर्डोवा को यूज़ करते हुए इसका APK बना दूंगा, IPA बना दूंगा या फिर EXE बना दूंगा, ठीक है। और ये कोर्डोवा और एक काम करता है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रन टाइम। तो कोर्डोवा क्या करता है दोस्तों कि बेसिकली जब भी आपका लेट से APK बन गया तो APK चलाना पड़ेगा,
तो चलाने के लिए एक रन टाइम भी लगेगा, रन टाइम का काम भी ये कोर्डोवा कर लेता है, ठीक है। तो फिर आयोनिक हमें क्या दे रहा है? आयोनिक हमें ये एक चीज़ दे रहा है दोस्तों कि आयोनिक कहता है कि आप अगर हमारे कंपोनेंट्स यूज़ करोगे, यानी आयोनिक के कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, तो हम इनके यूआई गाइडलाइंस के हिसाब से उन्हें कन्वर्ट कर देंगे जब भी आपका एपीके या आईपीए या फिर ईएक्सी बनेगी। आपका जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसके अनुसार मैं आपके कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे बटन्स, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको बटन्स का, तो अगर आपने आयन का बटन यूज़ किया होगा, जैसे देखिए आयनिक फ्रेमवर्क में अगर आप डेवलपर गाइड्स में जाएंगे, डेवलपर डॉक्स में अगर जाएंगे, सी दिस इज डॉक्स में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले देखिए ये क्या देता है आपको, ये देता है यूआई कंपोनेंट्स। यूआई कंपोनेंट्स में लेट्स से बटन, तो बटन कैसे इस्तेमाल करते हैं सर? तो इट सेज आयन बटन, ऐसे इस्तेमाल करोगे। नॉर्मली आप HTML का बटन कैसे यूज़ करते हो? सीधे सीधे बटन टैग आप इस्तेमाल करते हो। तो सीधे सीधे HTML यूज़ करने की जगह आप क्या करोगे? आप यूज़ करोगे आयन बटन। तो ये जब कन्वर्ट होगा इनटू एन APK और एन IPA और एज एन EXE, तब इसे उस फॉर्मेट के हिसाब से वो बटन बनेगा। यानी जब एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डिप्लॉय होगा तो वो बटन के ऊपर रिपल इफेक्ट्स आ जाएंगे, वो एक स्क्वायर बटन होगा या रेक्टेंगुलर बटन होगा, और उसके एजेस डायरेक्ट स्क्वायर भी नहीं होंगे, राउंडेड भी नहीं होंगे, वो राउंडेड एजेस होंगे लेकिन पूरा सेमी सर्कल नहीं होंगे, समझे आप? तो एंड्रॉयड के हिसाब से वो अपने बटन को ढाल देगा। और इसी प्रोजेक्ट को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, इसका जो बिल्ड होगा, इससे जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे एज एन IPA यानी एप्पल के ऊपर, तो वो राउंडेड एजेस वाले पूरा सेमी सर्कल वाले वैसे बटन्स बनेंगे और उसके ऊपर रिपेल इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आपको टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आयोनिक खुद कर लेगा। और आयोनिक बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही दे रहा है, बाकी सारा काम तो अपेचे कोर्डोवा आपके लिए कर रहा था। APK IPA बनाना या फिर EXE बनाना ये तो कोर्डोवा कर रहा था, और रन टाइम एनवायरनमेंट का काम भी करना ये कोर्डोवा कर रहा था। आयोनिक आपको क्या दे रहा है? आयोनिक सिर्फ आपको ये फीचर दे रहा है कि भाई आपको UI गाइडलाइंस नहीं फॉलो करने की जरूरत है, हमारे कंपोनेंट्स आप इस्तेमाल कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली UI गाइडलाइंस आपकी फॉलो हो जाएगी, समझे आप? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड अपेचे कोर्डोवा। अब कोर्डोवा के ऊपर अपेचे रुकी नहीं, कोर्डोवा को उसने ओपन सोर्स कर दिया। पहले वो फोन गैप था, बाद में उसे उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया, और उसके बाद में फिर फाइनली अभी आयोनिक सपोर्ट कर रहा है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू नेटिव ऐप स्टोर्स एंड इंस्टॉल्ड ऑन डिवाइसेस बाय यूटिलाइजिंग कोर्डोवा और कैपेसिटर। तो कोर्डोवा के बाद आया कैपेसिटर। कैपेसिटर अभी आयोनिक लेटेस्ट में ये कह रहा है कि आप कोर्डोवा भी मत इस्तेमाल कीजिए, वैसे हम बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दे देंगे आपको, लेकिन आप कैपेसिटर यूज कीजिए, वो नया है। कोर्डोवा भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, लेकिन सूनर और लेटर हो सकता है कि वो कंपैटिबिलिटी बंद कर दे। उन्होंने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो अभी अगर आप सीख रहे हैं, नए हो, तो आप कैपेसिटर सीखिए। वैसे सिंटैक्स दोनों का बिल्कुल सेम है। जैसे अगर लेट्स से आपको APK बनानी है, तो कोर्डोवा को यूज़ करके कमांड थी आयोनिक कोर्डोवा बिल्ड एंगुलर, ठीक है। अब कैपेसिटर की यूज़ कर रहे हो तो कोर्डोवा शब्द के जगह पे CAP आएगा। CAP स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। तो आपकी कमांड होगी आयोनिक कैप बिल्ड एंड्रॉयड। तो जिस भी प्लेटफॉर्म का बिल्ड आपको बनाना है, यानी APK बनाना है, तो ऐसा लिखिए। एंड्रॉयड की जगह पे iOS बनाओगे, iOS लिखोगे तो IPA बन जाएगा, यानी कि iOS के ऊपर जो बिल्ड होता है वो बन जाएगा, समझे आप? तो ये सिंपल कमांड से, इतना कुछ है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आयोनिक आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक वेब डेवलपर हो। आपको सिर्फ आयोनिक सीखकर आप खुद को वेब डेवलपर के साथ साथ हाइब्रिड मोबाइल डेवलपर्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए, एक विषय और मैंने छोड़ दिया था कि हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए, हाइब्रिड क्या होता है कि इस प्रोसेस से अगर आप कोई भी मोबाइल ऐप बनाते हो, आपने मोबाइल ऐप कैसे बनाया? आपने पहले वेबसाइट बनाई, फिर उसे एक्सपोर्ट किया एज एन APK और एज एन IPA, ठीक है। तो आपने मोबाइल ऐप खुद से बनाया क्या? नहीं, आपने वेबसाइट को उस तरीके से एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ी तो वेबसाइट है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो इनटू मोबाइल, तो इसलिए थोड़ी वो नेटिव ऐप भी है, क्योंकि APK ही बनाना है। APK तो बेसिकली नेटिव ऐप है, सिर्फ बनाने का प्रोसेस उसकी अलग है, बट फाइनली बन जाने के बाद में तो वो उतना ही नेटिव ऐप है जितना और कोई नेटिव ऐप होता है ना। तो ऐसे ऐप्स को कहते हैं हाइब्रिड ऐप्स।
यहाँ पे वैसे डेफिनेशन मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है, अगर आपको डेफिनेशन के हिसाब से ही बात करनी है इंटरव्यू में तो आप ये ऐसे बात कर सकते हो, या फिर आप सिंपल भाषा में समझा सकते हो कि देखिए फाइनल एंड प्रोडक्ट क्या है, इट्स अ नेटिव ऐप, रन भी करता है एज अ नेटिव ऐप, लेकिन बनाया कैसा गया है, वेबसाइट को एक्सपोर्ट करके बनाया हुआ है। तो बनाने की प्रोसेस वेबसाइट के जैसी है, लेकिन एंड प्रोडक्ट वो मोबाइल के जैसा है, इसलिए वो ना तो कम्प्लीटली मोबाइल ऐप कह सकते हो आप उसे, और ना तो कम्प्लीटली वेबसाइट कह सकते हो, इसलिए इसे हाइब्रिड कहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज हाइब्रिड एप्स। जो कि आप वेबसाइट से डिराइव करते हो, ऐसे ऐप्स को हाइब्रिड ऐप्स कहते हैं। ये काम वैसे ही करते हैं जैसे नेटिव ऐप्स करते हैं। आपको कैमरा फीचर यूज करना है, ये यूज कर पाएंगे, जीपीएस फीचर यूज करना है, ये यूज कर पाएंगे। कैसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि एक रन टाइम होता है इसमें। रन टाइम किसका, अपाचे कोर्डोवा का या फिर कैपेसिटर का रन टाइम रहेगा। रन टाइम क्या होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ये भी कवर कर लेता हूँ। देखिए, एक होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉइड, ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। लेकिन आपको अगर कैमरा यूज़ करना है तो फिर वो हो गया हार्डवेयर। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं करता, वो बेसिकली ड्राइवर्स होते हैं। उस ड्राइवर को बोलेगा कि भैया इस वाले हार्डवेयर, क्योंकि हर एक हार्डवेयर अलग अलग कंपनी का होता है। जैसे सोनी का हार्डवेयर है तो वो अलग रहेगा, लेट से नोकिया का होगा, या जो भी, अब कोई भी कंपनी कैमरा कौन कौन सी बनाती है मुझे याद नहीं, लेकिन जो भी कंपनी होगी तो उसका ड्राइवर अलग होगा, राइट। तो वो हार्डवेयर को समझ में आने लायक भाषा में बात करने वाला ड्राइवर जो होता है वो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है, लेकिन वो कंपैटिबल होती है पर्टिकुलर ओएस के लिए, क्योंकि ओएस भी 3-4 ही ओएस है मार्केट में, तो उसके हिसाब से वो बना लेते हैं हार्डवेयर अलग अलग, यानी ड्राइवर्स उसके हिसाब से वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ड्राइवर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद नहीं काम करती, अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं बात करता। हाइब्रिड ऐप्स के केस में नेटिव ऐप होगा तो वो डायरेक्टली बात करेगा, लेकिन हाइब्रिड ऐप्स के केस में क्या होता है दोस्तों कि आपका ऐप पहले बात करेगा अपाचे कोर्डोवा रन टाइम से, और रन टाइम समझाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि एग्जैक्टली क्या करना है। समझे, डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं है। और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, ये भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये इसलिए नहीं दोस्तों, क्योंकि आपका एप्लीकेशन तो लिखा गया है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। ये भाषा ऐसी है जो ब्राउज़र को समझ में आती है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आने लायक भाषा नहीं है। आप अगर एंड्रॉयड देखेंगे तो वो एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस बनते हैं जावा में, जावास्क्रिप्ट में नहीं बनते। तो इसलिए भाषा का थोड़ा अंतर है। तो कोर्डोवा बीच में आ जाता है थोड़ा सा ट्रांसलेटर के रूप में। तो कोर्डोवा बात समझा देता है एप्लीकेशन की ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बताती है कि भैया कैमरा ऑन, कैसे समझाएगा, ड्राइवर को बता के। तो इस तरीके से मैसेज ट्रांसफर हो जाता है और आपका ऐप जब चाहे तब हार्डवेयर को इस्तेमाल कर पाता है, तो बिल्कुल नेटिव ऐप के जैसा वो काम करने लगता है। तो ये मैंने अब तक आपको बताया बिल्कुल एक ब्रीफ ओवरव्यू। ये बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है दोस्तों, लेकिन ये इतना अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो फिर आप ज़रूर कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो सीरीज़ को। इसमें मैं आपको आयोनिक को बिल्कुल सरल भाषा में, सिंपल और बिल्कुल इंटरव्यू ओरिएंटेड तरीके से समझाऊंगा। इंटरव्यू ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि देखिए, ये आज जो मैंने आपको समझाया ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई डिड आयोनिक कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंस समझा दिया कि एक ही टीम आप इस्तेमाल कीजिए वेब ऐप बनाने में, और उसी का कोड आप एक्सपोर्ट कीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आपका टाइम, समय, पैसा, सारी चीज़ें बचने वाली है। ठीक है, तो ये उसका पर्पस हो गया। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोर्डोवा या आयोनिक एंड कैपेसिटर। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि आयोनिक क्या होता है, वो सिर्फ यूआई एलिमेंट्स आपको देगा, ठीक है, ताकि आपके यूआई गाइडलाइंस विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, कोर्डोवा या कैपेसिटर क्या करेगा, ये आपके पैकेजिंग करेगा, यानी एपीके, आईपीए या फिर ईएक्सी बनाने का काम ये पैकेजिंग करेगा। और दूसरा यानी रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तीसरी बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड कोर्डोवा। तो कोर्डोवा ये पहले आया था, पहले इसका नाम फोन गैप था, फिर कोर्डोवा पड़ा, उसके बाद में कोर्डोवा से ही इजाद हुआ कैपेसिटर, यानी इंस्पायर्ड था कैपेसिटर। ठीक है, कोर्डोवा और कैपेसिटर दोनों ही ओपन सोर्स है, इवन आयोनिक भी ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको सबसे पहले पूछी जाएगी। अब इसके आगे आपको पूछा जाएगा कि हाउ विल यू इंस्टॉल आयोनिक, या व्हाट आर द कमांड्स, आप किस तरीके से एक एपीके बनाओगे। फिर आप एपीके तो आपने बना ली, फिर अगर आप उसे इंस्टॉल करोगे आपके फ़ोन के ऊपर, एंड लेट से आपको एक प्रोडक्शन इश्यू टेस्ट करना है, तो उसे डीबग कैसे करोगे। यानी आप डीबग एपीके पहले बनाइए, उसे इंस्टॉल कीजिए, फिर उसे
चलाइए और यूएसबी डिबगिंग से, यानी आप उसे आपके यूएसबी केबल से कनेक्ट कीजिए और यूएसबी डिबगिंग से आप कैसे चेक करोगे कि कहाँ पे एप्लीकेशन ब्रेक हो रहा है। आप गूगल क्रोम के ऊपर ये पूरा डिबग कर सकते हो, तो इसे कहते हैं यूएसबी डिबगिंग। ये भी मैं आपको लाइव समझाऊंगा, मोबाइल को हाथ में लेके ऐसे बिल्कुल कैमरा के सामने मोबाइल रहेगा और आपको पूरा A to Z समझाऊंगा मैं ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होगी नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स किस टाइप के होते हैं। ये मेरे ख्याल से 3 लेक्चर्स काफ़ी हैं आपको आयोनिक पूरी तरह से समझाने के लिए और आपका आयोनिक का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। इतना काफ़ी है, कम से कम रखिए। मैं पूरा ये नहीं करना चाहता कि बिल्कुल आधे आधे घंटे के 10 लेक्चर्स नहीं, आधे घंटे के 3 लेक्चर काफ़ी होते हैं आयोनिक को कम्प्लीटली सीखने के लिए। ठीक है, तो ये आज का था थोड़ा सा वर्बल। अगले लेक्चर में होगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल, और तीसरे लेक्चर में दोबारा वर्बल, जिसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है आयोनिक के और कौन सा कंपोनेंट कब कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। प्रैक्टिकल थोड़ा सा, लेकिन बिना कोड करते हुए मैं वेबसाइट पे ही समझा दूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर आपको मेरी लेक्चर्स की सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट टू योर फ्रेंड्स। Until next time, this is Amit signing off. Jai Hind, Vande Mataram.